नमस्कार भाई, आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड में हम लोग पढ़ रहे थे एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो हमने एवेल्यूएशन की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली, एवेल्यूएशन के पर्पस कंप्लीट कर लिए। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन को कंप्लीट कर लिया। टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन में हमने पढ़ लिया कि एवेल्यूएशन दो तरह का होता है, एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन। आज जो हमारी क्लास होगी वो काय की होगी, मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन। ये पढ़ेंगे हम लोग आज। अगर मैं मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन की बात करूं तो इसी को टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूएशन भी कहा जाता है, कि एवेल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, एवेल्यूएशन करने की क्या तकनीक होती हैं, इसको पढ़ने वाले हैं आज हम। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास में एवेल्यूएशन करने के लिए दो मेथड होते हैं, आप ये कह दो, या फिर दो टेक्निक होती हैं, आप ये भी कह सकते हो। सर कौन कौन सी? पहली होती है क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन करने के हमारे पास में दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन और एक होता है क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन। क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन को हिंदी में गुणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है और क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन को मात्रात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये दोनों होते क्या हैं। क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन का मतलब होता है कि जो टीचर होता है वो बच्चे से किसी तरह का कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करता है इसके अंदर, बल्कि जो टीचर होता है ना वो बच्चे की हरकतों को ऑब्जर्व करता है। बच्चे की हरकतों को ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चा टाइम से आता है या नहीं आता, बच्चा डिसिप्लिन में रहता है या नहीं रहता, बच्चे के साथ में टीचर का बिहेवियर कैसा है, बच्चा स्टूडेंट्स के साथ में कैसे बिहेव करता है, बच्चा जब टीचर से क्वेश्चन पुटअप करता है तो उस समय वो पोलाइटनेस में रहता है या नहीं रहता, उसके क्वेश्चंस जो होते हैं, उसके जो डाउट्स होते हैं वो लॉजिकल होते हैं या नहीं होते। इस तरह की हरकतों को ऑब्जर्व किया जाता है क्वालिटेटिव इवेल्युएशन के अंदर। सर क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन क्या होता है? इसमें जो टीचर होता है ना वो बच्चे से क्वेश्चन पुटअप करेगा, बच्चा उसका आंसर देगा। अगर वो आंसर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो इसका मतलब वो बच्चा सही नहीं है। तो इस तरह का जो एवेल्युएशन होता है उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन। क्लियर है? चलो देख लेते हैं इन दोनों को। क्वालिटेटिव एवेल्युएशन क्या होता है? जो क्वालिटेटिव एवेल्युएशन है ना इज मोर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिगत। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बताइए? व्यक्तिगत। जो क्वालिटेटिव एवेल्युएशन होता है ना वो क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन की बजाय ज़्यादा व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? इसमें एक जो टीचर होता है ना वो इंडिविजुअल किसी एक बच्चे को ऑब्जर्व करता है, उसके आधार पर अपना ओपिनियन बताता है। अब एक बात बताइए, जब मैं किसी बच्चे को ऑब्जर्व करूंगा तो मैं मेरे तरीके से करूंगा, कोई दूसरा टीचर जब बच्चे को ऑब्जर्व करेगा तो वो अपने तरीके से ऑब्जर्व करेगा, कोई तीसरा टीचर जब ऑब्जर्व करेगा तो वो अपने तरीके से ऑब्जर्व करेगा। इसका मतलब ये ज़्यादा व्यक्तिगत होता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, टीचर के ऊपर पूरी तरह से इंडिविजुअल होता है। क्वालिटेटिव इवेल्युएशन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। जो मैंने आपसे कहा था ये व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन के ऊपर, व्यक्तिगत अवलोकन के ऊपर निर्भर करता है। मैं टीचर हूँ तो मैं पर्टिकुलर बच्चे को ऑब्जर्व करूँगा कि बच्चा टाइम से आ रहा है या नहीं आ रहा, बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा, बच्चा प्रेयर में टाइम से जा रहा है या नहीं जा रहा, जब वो प्रेयर में खड़ा हुआ है तो वो तरीके से खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ, जब वो क्लास में बैठा हुआ है तो बच्चों के साथ में उसका बिहेवियर कैसा है, टीचर के साथ में उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये टीचर इंडिविजुअल ऑब्जर्व करता है। इन क्वालिटेटिव एवेल्युएशन द रिजल्ट्स कैन बी डिफरेंट ऑन द सेम स्टूडेंट। देखो क्वालिटेटिव एवेल्युएशन के अंदर ना एक ही बच्चे के ऊपर जो रिजल्ट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया, अब हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग वो बच्चा मुझे सही लगे, ठीक है। वहीं किसी दूसरे टीचर ने उस बच्चे को ऑब्जर्व किया, हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग वो जो बच्चा है ना वो उसको सही नहीं लगे। तो इसका मतलब एक ही बच्चे के ऊपर परिणाम अलग अलग निकाले जा सकते हैं इसके अंदर। जैसे भाई एक बात बताओ, सपोज दैट किसी टीचर के अंदर कोई कमी है और वो कमी उस बच्चे के अंदर है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या टीचर को वो कमी नज़र आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी सर। वहीं अगर मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, टीचर के अंदर कोई कमी नहीं है और बच्चे के अंदर वो कमी है, तो मुझे तो वो कमी उसके अंदर नज़र आएगी ना। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज दैट कि कोई एक टीचर है जिसको गुटखा खाने की आदत है और वो गुटखा खा करके क्लास के अंदर चला गया।
ठीक है। अब वहीं एक दूसरा बच्चा है जो गुटखा खा के क्लास में आ जाता है। तो एक बात बताइए, जब वो टीचर खुद गुटखा खा के क्लास में आ रहा है तो क्या वो उस बच्चे को मना कर पाएगा? या मना कर भी पाएगा तो क्या उसको वो हरकतें एक गलत हरकतें नजर आएंगी? क्योंकि उस काम को तो वो खुद कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं एक दूसरा टीचर ऐसा है जो गुटखा नहीं खाता है और जो स्टूडेंट है वो गुटखा खा के क्लास में आ रहा है, तो बताइए उसके अकॉर्डिंग तो वो बच्चे को गलत नज़र आएगा ना। वो जो टीचर है उसके अकॉर्डिंग तो वो बच्चा गलत हो जाएगा टीचर के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि एक ही बच्चे के ऊपर जो रिजल्ट्स हैं ना वो टीचर के अलग अलग निकाले जा सकते हैं। अलग अलग टीचर एक ही बच्चे के ऊपर अलग अलग रिजल्ट निकाल सकता है। अगला क्या है? क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन क्या होता है सर? क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन की बात करूं तो क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन इज मोर रेलिएबल। रेलिएबल का मतलब होता है विश्वसनीय। जो हमारा क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन होता है ना ये ज़्यादा विश्वसनीय होता है इन द कंपैरिजन ऑफ क्वालिटेटिव इवेल्युएशन, क्वालिटेटिव इवेल्युएशन की तुलना में। जो मात्रात्मक मूल्यांकन होता है ये गुणात्मक मूल्यांकन की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि मैंने क्या कहा था, इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन होता है इसके अंदर टीचर बच्चे से क्वेश्चन पुटअप करता है और बच्चे उसका आंसर देते हैं। अब मैंने 10 टीचर बिठा दिए एक ही लाइन में, ठीक है। अब वो 10 टीचर बच्चे से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर बच्चा उसका आंसर दे रहा है तो वो 10 टीचर के अकॉर्डिंग ही सही है। अगर वो आंसर नहीं दे रहा है तो वो 10 टीचरों के अकॉर्डिंग भी बेकार है। इसका मतलब इसके ऊपर आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है। इन क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन द रिजल्ट कैन बी सेम ऑन द सेम स्टूडेंट। क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन के अंदर जो परिणाम होते हैं ना वो एक ही स्टूडेंट पर बिल्कुल समान आते हैं सभी के। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था, एक टीचर को मैंने खड़ा किया, क्वेश्चन पूछा तो वो सभी अकॉर्डिंग, सभी टीचरों के अकॉर्डिंग सही है अगर वो बच्चा बता रहा है तो। दूसरा, एक टीचर ने खड़े होकर क्वेश्चन पुटअप किया, बच्चा नहीं बता पा रहा तो वो सभी के अकॉर्डिंग बच्चा बेकार है। तो यहाँ बच्चे के जो परिणाम आते हैं वो सभी टीचरों के कैसे आते हैं बताइए? सेम आते हैं। क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन रिमूव्स ह्यूमन वाइज। जो क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन होता है ना ये मानवीय भेदभाव को भी क्लास में से ख़त्म करता है। अब क्लास में से कैसे ख़त्म करता है मानवीय भेदभाव को, वो समझने की कोशिश करो। देखो, मुझे एक बात बताइए, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सुंदरता एक ऐसी चीज़ होती है जो दुनिया में हर इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। क्लास के अंदर दो तरह के बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है सर? कैसे? एक बच्चा तो ऐसा है जो बच्चा जो है ना थोड़ा सा पैसे वाला है, अमीर है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब जो बच्चा रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो वो बच्चा तो सुबह नहा के परफ्यूम वफ्यूम लगा के बढ़िया ड्रेस कोड में आएगा। उसके पास में तो अपनी स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो भी 2-3 होंगी, तो बिल्कुल साफ़ होंगी, प्रेस की हुई होंगी। तो वो हर बच्चे को, हर टीचर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही है। वहीं एक बच्चा ऐसा है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, गरीब परिवार से आता है। अब जब वो बच्चा गरीब परिवार से आता है तो उसके पास में प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं होगा, उसकी जो ड्रेस है, उसकी जो यूनिफॉर्म है उस पर प्रेस भी नहीं होगी, उसके बाद में उसके पास में कोई परफ्यूम भी नहीं होगी। अब एक ही ड्रेस को 4-5 दिन पहनेगा तो उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पसीने की भी स्मेल आने लग जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि जब टीचर अपने हरकतों के अकॉर्डिंग, उस बच्चे की हरकतों के अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व करेगा, जब टीचर इंडिविजुअल उसे ऑब्जर्व करेगा तो जो रिच फैमिली से बच्चा बिलोंग करता है उसकी ओर टीचर थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है उसकी तरफ टीचर कम अट्रैक्ट होगा। तो एक बात बताइए, इसमें बच्चे का क्या फॉल्ट है? बच्चे के बैकग्राउंड से बच्चे का क्या फॉल्ट है? आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि अगर किसी के पास में प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है या फिर उसके पास में प्रेस की हुई यूनिफॉर्म नहीं है तो उससे बच्चे के सही या गलत होने का क्या मतलब है? लेकिन यहाँ पर क्या होगा क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन के अंदर तो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग करता हो चाहे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो। अगर वो आंसर दे रहा है दैट मीन्स वो बच्चा सही है, अगर वो आंसर नहीं दे रहा दैट मीन्स वो बच्चा गलत है। तो टप्पे की बात है। तो इसीलिए ये जो होता है ना क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन, ये मानवीय भेदभाव को ख़त्म कर देता है। ठीक है, चलो अगला आता है टेक्निक्स ऑफ क्वालिटेटिव एवेल्युएशन। क्वालिटेटिव एवेल्युएशन की टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे किया जाता है? तो इसमें सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो टीचर होता है ना वो बच्चे को ऑब्जर्व करता है, उसकी हरकतों को देखता है, वो टाइम से आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लास में प्रॉपर बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ, डिसिप्लिन में रहता है या नहीं रहता, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आता है या नहीं आता, टीचरों के साथ में बिहेवियर कैसा है, बच्चों के साथ में बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। अगला आता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। अब ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, ध्यान से सुनिए।
क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? आपने बचपन में जब आप छोटे से थे, आप जब 9th या 10th में पढ़ा करते थे, तो आपने बारंबारता पढ़ी होगी मैथ में आपने बारंबारता पढ़ी होगी, जिसे आप एफ करके बोलते थे ऐसे। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 3 7 2 5 3, ऐसे लिख दिया मैंने। अगर आपको याद होगा तो आप इससे सी एफ बनाते थे। क्या बनाते थे? सी एफ, जिसे आप संचयी बारंबारता बोलते हैं, संचयी बारंबारता। अच्छा, कैसे बनाते थे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2, 4 में 2 जुड़ी तो 6, 6 और 6 कितने हो गए? 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32। इस तरह से आप इसकी संचयी बारंबारता बनाते थे। तो यहाँ ये जो सी लिखा हुआ है ना मेरे दोस्त, ये सी ही अपने आप में क्या होता है? क्यूमुलेटिव। ये सी का मतलब ही क्यूमुलेटिव है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ते हुए, आगे की संख्या को जोड़ते हुए। यहाँ 2 आ रहा है, 4 जोड़े तो 6, 6 में छोड़े 6 जोड़े तो 12, 12 में 3 जोड़े तो 15। इस तरह से हम आगे वाली संख्या को जोड़ते जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्यूमुलेटिव। तो अब ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है वो सुनिए। अगर मैं इस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की बात करूँ, अगर मैं इस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की बात करता हूँ, तो ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होते क्या हैं वो सुनिएगा मेरे भाई। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब होता है जब टीचर किसी बच्चे को एवेलुएट करेगा, किसी बच्चे का मूल्यांकन करेगा। जैसे हमारी क्लासेस जो होती हैं ना, वो कब स्टार्ट होती हैं बताइए मुझे? हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं फेब के महीने, जुलाई के महीने में, ठीक है ना? तो मैं यहीं से ले लेता हूँ, जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से आगे चलेगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, आपके लिए कुछ पॉइंट टेबल बना देता हूँ। जैसे मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने ऐसे तैयार कर दिया। अब मेरे पास में पढ़ने के लिए कोई बच्चा जुलाई के महीने में आया। जब वो जुलाई के महीने में आया तो मैंने उस बच्चे को ऑब्ज़र्व किया, और जब मैंने उस बच्चे को ऑब्ज़र्व किया तो मैंने देखा कि एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ने टाइम से नहीं आता है, क्लास में उसकी हरकतें भी सही नहीं हैं, बच्चों के साथ में उसका बिहेवियर भी गलत है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो मतलब उस मेरे अकॉर्डिंग वो बच्चा सही नहीं है। तो अगर मुझे जुलाई के महीने में अगर उस बच्चे को नंबर्स देने पड़े तो मैंने उसे नंबर दे दिए 2। ठीक है, ठीक है सर। अब ऐसा तो नहीं है कि जब अगस्त का महीना आएगा तो ज़रूरी है कि उसकी हरकतें ऐसी रहें। हो सकता है कि उसकी हरकतों में सुधार हो जाए, मम्मी पापा ने समझाया, टीचर ने समझाया और वो बच्चा समझ गया। जब वो बच्चा समझ गया तो जब अगले महीने अगस्त का महीना आया तो वो बच्चा टाइम से स्कूल आने लगा, टीचरों के साथ में बड़ी रेस्पेक्टफुली पेश आने लगा टीचरों के साथ में। उसके बाद में बच्चों के साथ में उसका बिहेवियर भी इम्प्रूव हो गया। जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब वो अच्छा बन गया है। जब वो अच्छा बन गया है तो क्या अगस्त के महीने में मैं उसे 2 नंबर दूंगा? आपने बोला नहीं सर, 2 महीने अगस्त के महीने में 2 नंबर क्यों देंगे? मैंने अगस्त के महीने में उस बच्चे को नंबर दे दिए 9। कितने नंबर दे दिए मेरे भाई? 9। ठीक है, अच्छा। उसके बाद में जब सितंबर का महीना आया तो उस बच्चे की हरकतें फिर से बेकार हो गई, वो बच्चा फिर से बिगड़ गया, टाइम से नहीं आता है। उसके बाद में बच्चों के साथ में उसका बिहेवियर भी गंदा हो गया, टीचरों के साथ में भी उसका बिहेवियर गंदा हो गया, यूनिफॉर्म में नहीं आता है पढ़ने के लिए, प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं आता है पढ़ने के लिए। तो अब एक बात बताओ, क्या सितंबर के महीने में मैं उसे 9 नंबर दूंगा? आपने कहा बिल्कुल नहीं सर। तो सितंबर के महीने में मैंने उसे नंबर दे दिए 3। कितने नंबर दे दिए? 3। तो इस तरीके से जोड़ते हुए अब जब बिल्कुल साल उसकी कंप्लीट हो जाएगी, 1 साल बच्चा कंप्लीट कर लेगा, तो उसके जो नंबर्स होते हैं ना, वो इस तरीके से इनका एक एवरेज नंबर निकाला जाएगा, एक औसत नंबर निकाला जाएगा कि ओवरऑल बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही। इसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जोड़ते हुए रिकॉर्ड तैयार करना। आपको पता है इससे एक फ़ायदा और हो जाता है। आप बोलोगे सर क्या फ़ायदा हो जाता है? इससे मेरे भाई एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कई बार टीचर का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जनवरी के महीने में किसी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। जब जनवरी के महीने में किसी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया तो अब जनवरी के महीने में दूसरा टीचर आएगा। जब दूसरा टीचर आएगा तो आपको लगता है कि अब वो सारा का सारा फोकस या पूरा ध्यान फिर बच्चों की हरकतों को ऑब्जर्व करने में निकालेगा? नहीं, वो जो टीचर है ना पुराना जो गया है, वो इस तरह का एक रिकॉर्ड बना के गया होगा, और जब वो ऐसा एक रिकॉर्ड बना के गया होगा तो वो उसी रिकॉर्ड को देखेगा और इसी रिकॉर्ड को देख करके वो समझ जाएगा कि बच्चा ऐसा है, और फिर उसके हिसाब से वो आगे उसको टैकल करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड तैयार करना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगला आता है रेटिंग स्केल। सर रेटिंग स्केल क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसे इसी को एक पैमाना बना दो, ऐसे ऐसे
किसी बच्चे को हमने कितनी रेटिंग दी है, आगे 4 नंबर दे दिए, फिर 1 नंबर दे दिया, इस तरीके से जो रेटिंग स्केल, एक ऐसा जो पैमाना तैयार किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रेटिंग स्केल, उसे हम रेटिंग स्केल कहते हैं। अगला आता है इंटरव्यू, किसी बच्चे का साक्षात्कार लेना, है ना, बस उसका नाम पूछ लो, उसके मैनर्स देख लो, उसका बात करने का लहजा देख लो इंटरव्यू के माध्यम से। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं बताइए, क्वालिटेटिव इवेल्युएशन के अंदर होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन की टेक्निक्स क्या होती हैं। सर क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन किस माध्यम से किया जाता है? तो क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन मेरे भाई 3 तरह से किया जाता है। एक होता है आपका ओरल टेस्ट, एक होता है आपका रिटन टेस्ट और एक होता है प्रैक्टिकल टेस्ट। एक होता है ओरल टेस्ट, एक होता है रिटन टेस्ट और एक होता है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। ओरल टेस्ट का मतलब टीचर मुंह से आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, बच्चा मुंह से उसका आंसर देगा, दैट इज़ कॉल्ड ओरल टेस्ट। जैसे आपने देखा होगा जो मौखिक पेपर वगैरह बोलते हो आप उसे, मौखिक परीक्षा। दूसरा आता है रिटन टेस्ट। सर रिटन टेस्ट क्या होता है? टीचर लिखित में आपको क्वेश्चन देगा, आप लिखित में उसका आंसर दोगे, दैट इज़ कॉल्ड रिटन टेस्ट, जिसे हम रिटन टेस्ट का नाम देते हैं। और तीसरा कौन सा आता है बताइए? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब जहाँ चीज़ें आपसे ग्राउंड पर वहीं कराई जाती हैं, उन चीज़ों को प्रूफ करके दिखाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल। आपने देखा होगा ज्योग्राफी वगैरह में, केमिस्ट्री वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है, ठीक है ना। बायो में आपका प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ वो चीज़ें करके दिखाई जाती हैं। होम साइंस वगैरह अगर किसी के बच्चे के पास होती है तो उससे प्रैक्टिकल करवाया जाता है ना, वही बिठा के पूड़ी सब्जी हलवा ये सब बनवाया जाता है ना, कि बच्चा कैसा बना रहा है। तो ये चीज़ अपने आप में क्या हो जाती है? प्रैक्टिकल। ठीक है भाई। अब देखो, अगर हम रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट क्या होता है? द एवेल्युएशन दैट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। एक ऐसा एवेल्युएशन जो राइटिंग की फॉर्म में होता है, लिखित रूप में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिटन टेस्ट। ये जो हमारा रिटन टेस्ट होता है ना, ये भी 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होता है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और एक होता है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और एक सब्जेक्टिव टाइप होता है। सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट उसको कहा जाता है जिसका आंसर एक शब्द में दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टाइप। और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वो होता है जिसका आंसर एक शब्द में नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक शब्दों में उसका आंसर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है? द एवेल्युएशन दैट हैपन्स थ्रू वन वर्ड। जो एक वर्ड के माध्यम से जिसका आंसर लिया जाता है, जिसमें एवेल्युएशन एक शब्द के माध्यम से होता है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब देखो, देयर आर 4 वेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 4 तरीके से किया जा सकता है। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है रिकॉग्नाइजेशन टाइप। सर रिकॉग्निशन क्या होता है? रिकॉग्निशन होता है कि जैसे आपने देखा होगा, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन दे करके इसके नीचे आपको मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, ABCD 4 ऑप्शन दे दिए। अब आप इन चारों में से आप इसका आंसर पहचान के मुझे बताओगे कि इन चारों में से इसका आंसर क्या है। जैसे अभी आपके जितने भी पेपर्स वगैरह होते हैं ना, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप रीट का एग्ज़ाम देने जाते हो, ये सभी इसी बेस पे तो होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको बताना होता है कि इसमें सही कौन सा है। तो ये अपने आप में हो जाता है रिकॉग्निशन टाइप। दूसरा आता है फिल इन द ब्लैंक्स या रिकॉल टाइप। सर फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है कि वो आपके लिए एक सेंटेंस देगा और इस सेंटेंस में से वो क्या करेगा, यहाँ आपके लिए खाली जगह दे देगा इस तरीके से, और यहाँ आपसे पूछेगा कि बताइए क्या आएगा। तो ये अपने आप में कहलाता है फिल इन द ब्लैंक्स या रिकॉल टाइप टेस्ट। ठीक है ना। किस कैटेगरी में आता है बताइए? ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है सर, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। दूसरा आता है ट्रू एंड फॉल्स टाइप। ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आपने देखा होगा। ट्रू एंड फॉल्स का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप 5वीं 6ठी 8वीं क्लास में पढ़ते हैं ना, तो आपके लिए एक चैप्टर होता है और उस चैप्टर के पीछे कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। आप पढ़ते हो उस क्वेश्चन को, आपको लगता है कि हाँ ये बात चैप्टर में हमने पढ़ी है, ये बात सही है तो ट्रू है, अगर वो बात गलत है तो आप बोलते हो फॉल्स है सर। तो उनको बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स टाइप। और अगला आता है मैच द करेक्ट, सही से मिलान करना। सही से मिलान करना सर ये कैसे होता है? मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। देखो, सही से मिलान करना, जैसे सपोज दैट कि मैंने आपको ना अपोजिट दे दी है। क्या दे दी है? अपोजिट। मैंने एक वर्ड दे दिया पुअर, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको एक वर्ड दे दिया टॉल, फैट।
एक वर्ड मैंने आपको दे दिया वाइट, चलो मैंने 3 दे दिए। अब मैंने इनके जस्ट सामने इसके अपोजिट लिख दिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए ब्लैक, यहाँ पे लिख दिया मैंने थिन, यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके लिए थिन, और यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया रिच। यहाँ मैंने आपके लिए क्या लिख दिया, रिच। अब आपको ना इनके अपोजिट मिलान करने हैं। जब आप इनको अपोजिट मिलान करोगे तो पुअर का क्या होता है, रिच, फैट का क्या होता है, थिन, और वाइट का क्या होता है, ब्लैक। तो इस तरीके से आप जो सही से मिलान करते हो ना, दैट इज कॉल्ड मैच द करेक्ट। इन्हीं को हम मैच द करेक्ट कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, मैच द करेक्ट। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन 4 तरीके से किया जा सकता है। रिकॉग्निशन टाइप हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या रिकॉल टाइप हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, और मैच द करेक्ट हो गया। अब देखो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है सर। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का मतलब होता है द एवेल्युएशन दैट हैपन्स थ्रू मोर देन वन वर्ड। जो एक से ज़्यादा शब्दों के माध्यम से किया जाता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के 2 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है शॉर्ट आंसर टाइप, और एक हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप। एक शॉर्ट आंसर टाइप और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप। अब सर ये शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्या होता है। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि आप जब एकेडमिक लेवल में पढ़ते हो तो एकेडमिक लेवल पे जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए एक चैप्टर दे रखा होता है, और उस चैप्टर के जस्ट पीछे कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, और उन क्वेश्चंस में लिखी होती है शब्द सीमा। शब्द सीमा 20 से 25 शब्द, शब्द सीमा 100 से 150 शब्द। तो वो जो होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। जिनका आंसर छोटे रूप में दिया जाता है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट आंसर टाइप, और जिनका आंसर बड़े ज़्यादा लंबे रूप में दिया जाता है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग आंसर टाइप। तो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 2 तरीके का होता है, एक शॉर्ट आंसर टाइप और एक लॉन्ग आंसर टाइप। अब बात ये आती है कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, और जो हमारा सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके अंदर क्या कमी होती है, इसके अंदर क्या कमी होती है। अब देखो इसके अंदर भी अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं, इसके अंदर अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं, इसके अंदर भी कुछ बुराइयाँ हैं, और इसके अंदर भी कुछ बुराइयाँ हैं। अब दोनों को देख लेते हैं कि सर इनके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्स लेस टाइम इन कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की बात करते हैं ना, तो ये कम समय लेता है, उतना समय नहीं लेता जितना कि सब्जेक्टिव टाइप लेता है। भाई ऑब्जेक्टिव टाइप में तो हमें एक वर्ड लिखना है, और अगर वहीं बात की जाए किसकी, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की, तो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है ना, उसमें तो हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देना है। अगर लॉन्ग आंसर बनाना है तो बताइए, जब हम एवेल्युएट करेंगे, जब हम मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन करने में कम समय किस में लगेगा सर, जिसमें एक शब्द में आंसर चेक करना है, और जिसका हमें ज़्यादा शब्दों में आंसर चेक करना है उसमें ज़्यादा लंबा समय लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को हम जल्दी इवेल्युएट कर सकते हैं, बहुत जल्दी इवेल्युएट कर सकते हैं। किसके कंपैरिजन में, सब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट के। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में कंपैरिजन करने में ज़्यादा समय लगता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में हमें उतना समय नहीं लगता है। दूसरा, द आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज सेम ऑफ ईच स्टूडेंट। जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं ना, इसका जो आंसर होता है वो हर बच्चे का समान होता है। एक ही शब्द में तो आंसर देना है। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा कि सर राजस्थान की राजधानी कहाँ है, मैंने आपसे पूछा राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो इसका एक ही आंसर है जयपुर। अब जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी के सभी जयपुर लिख के आएंगे, तभी सही माना जाएगा। तो इसका मतलब सभी का आंसर कैसा होना चाहिए, सेम, जयपुर। एक ही शब्द का आंसर होना चाहिए जयपुर, तभी सही है। अब कोई बच्चा दौसा लिख के आ गया, तो आपको लगता है कि जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं उसे आधा नंबर दे दूंगा कि चल कोई बात नहीं, जयपुर के नज़दीक तो पहुंच ही गया है, दौसा पास में तो रह गया है, दे दो इसको पूरे नंबर या आधा नंबर दे दो। ऐसा हो सकता है? नहीं सर। इसका मतलब एक ही शब्द का आंसर है, अगर वही शब्द आपने लिखा है तो नंबर पूरे मिलेंगे, अगर आपने वो शब्द नहीं लिखा है तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये समझ में आया मेरे भाई कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर हर एक बच्चे का आंसर कैसा होगा, समान। एक ही शब्द में उत्तर देना है, वही शब्द सभी को लिख के आना पड़ेगा। भारत की राजधानी, सभी को एक ही आंसर लिख के आना पड़ेगा, दिल्ली। तो सभी बच्चों का आंसर कैसा होना चाहिए, समान। द नंबर ऑफ मार्किंग इज एग्जैक्ट इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर जो बच्चों की नंबर ऑफ मार्किंग होती है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। जैसे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो या तो 1 ही नंबर मिलेगा, या फिर अगर 0 नंबर का क्वेश्चन, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो या तो 1 ही नंबर मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको आधा मिल जाए, 3/4 दे दे, 1/4 दे दे, ऐसा नहीं करेगा वो।
ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने कहा ना एक ही शब्द का उत्तर है। अगर वो आप शब्द लिख के आ रहे हो तो पूरा का पूरा 1 नंबर है। अगर आप वो शब्द लिख के नहीं आ रहे हो तो फिर 0 नंबर है। आधे का 3/4 का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता। नंबर ऑफ मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। उसने पूछा राजस्थान की राजधानी क्या है, तो अगर आप जयपुर लिख के आए हो तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 ही मिलेगा। 1/2 नहीं मिल सकता, 3/4 नहीं मिल सकता। अगर आप जयपुर नहीं लिख के आ रहे हो, उस कुछ और लिख के आ रहे हो तो आपको 0 नंबर ही मिलेगा। वहाँ 1/2 भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ नंबर ऑफ मार्किंग जो होती है वो बताइए कैसी होती है? एग्जैक्ट होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रिमूव्स ह्यूमन बाइस। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है ना, इससे मानवीय भेदभाव खत्म होता है। अब मानवीय भेदभाव कैसे खत्म होता है, इस पॉइंट को समझो। देखो, आपने देखा होगा हमारे साथ में जब हम एकेडमिक लेवल पे पढ़ते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ ऐसा होता है सर कि जैसे कोई टीचर है, ठीक है, उसने हमारा कोई टेस्ट लिया रिटर्न टाइप, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप वाला ले लिया, ठीक है। अब जब उसने हमारा लॉन्ग आंसर टाइप वाला कोई क्वेश्चन ले लिया, तो जैसे कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। अब जैसे ही इवेल्युएट करता है टीचर, तो वो कई बार स्कूल के अंदर बच्चों को ना कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि देख लो भाई तुम्हारे नंबर कहाँ कहाँ कटे हैं, कैसे कैसे कटे हैं, वो आप देख लो। जब हम कॉपी लेते हैं तो पता है हमारी हरकत क्या होती है? हम कभी भी अपनी कॉपी चेक नहीं करते, हम सबसे पहले पड़ोसी की कॉपी देखते हैं। भाई मेरे नंबर कितने आए वो भाड़ में जाए, पहले ये बता तेरे नंबर कितने आए, है ना? अच्छा, अब मैंने देखा कि मेरे नंबर तो दे रखे हैं टीचर ने 5 में से 3, और जो दूसरा बच्चा है ना उसके भी दे रखे हैं 5 में से 3। अब मेरा आंसर बिल्कुल सही है, उसमें थोड़ी सी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कर दी है, बस आंसर मेरा बिल्कुल सही है। दूसरा जो बच्चा है ना उसका आंसर बिल्कुल गलत है, उसके भी 5 में से 3 आ रहे हैं, मेरे भी 5 में से 3 आ रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं ये सोचूंगा यार टीचर ना मुझसे ना, मतलब इसका ना मेरे साथ में ये भेदभाव करता है, इसको पूरे नंबर दे देता है, मुझे मेरे नंबर नहीं देता। ऐसा ही सोचूंगा ना मैं, और ऐसा हमारे साथ में होता भी है। अच्छा, लेकिन आपको पता है आपने टीचर का पहलू नहीं देखा मेरे दोस्त। टीचर क्या चाहता था? टीचर ये चाहता था कि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हो सकता है जब आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो टीचर हो सकता है कि वो ये चाहता है कि आपका मैं एक भी नंबर ना कटने दूं, किसी भी तरह की जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह की है ना वो आगे आप ना करो। तो मैंने क्या किया, आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर मैं टीचर हूं तो मैंने क्या किया, जैसे ही देखा कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, मैंने 5 में से आपको 3 नंबर दे दिए। इससे क्या होगा, जब आपके नंबर कटेंगे ना तो आप अगली बार वो गलतियां नहीं करोगे, आप अगली बार स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग गलत है ना, अगर आपकी हैंडराइटिंग प्रॉपर नहीं लिख रहे हो आप, तो आप उसमें भी सुधार करोगे। अगर मैं पूरे नंबर दे दूंगा तो आप सुधार नहीं करोगे। इसलिए मैंने आपके कितने नंबर दिए हैं? 3 नंबर, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, वो कभी उसके 0 से ऊपर नंबर आ ही नहीं है, वो हमेशा 0 नंबर लेके आता है क्लास में, पढ़ता ही नहीं है। अब वो पहली बार उस बच्चे ने मेहनत की, जैसे तैसे छोटा मोटा पढ़ लिया वो। अब पढ़ा तो उसके बाद में वो टेस्ट देने गया, अब उसका आंसर गलत है, लेकिन उसने लिखने की कोशिश की है पहली बार। जब उसने लिखने की कोशिश की है, आप एक बात बताओ, अगर मैं उसको अभी भी 0 नंबर दे दूँ तो मुझे लगता है वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। जब वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा तो मैं अब ये नहीं चाहता कि ये बच्चा डिमोटिवेट हो जाए, मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे को थोड़ा सा मैं और इनकरेज करूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या किया, उस बच्चे को 3 नंबर दे दिए। जब वो देखेगा ना कि मेरे 3 नंबर आए तो वो अगली बार और मेहनत करेगा, इसलिए मैंने उसके 3 नंबर दिए हैं। तुम्हारे 3 नंबर मैंने इसलिए काटे थे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आगे वो गलतियां करो। तो टीचर के सोचने का तरीका अलग है, लेकिन जो बच्चा बैठा होता है ना क्लास में, उसके सोचने का तरीका अलग है। उसे ये लगता है कि यार इसके भी 3 आ गए, मेरे भी 3 आ गए। तो इससे क्लास के अंदर बच्चा को भेदभाव जैसी कंडीशन लगती है। लेकिन सर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप में तो भैया एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, 1 नंबर का है, अगर आपने वही आंसर दिया है तो 1 ही नंबर मिलेगा, अगर आपने वो आंसर नहीं दिया है तो फिर 0 नंबर मिलेगा। तो इसमें से मानवीय भेदभाव, बच्चे के जैसे भेदभाव सोचता है ना कि क्लास के अंदर भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव जैसी कंडीशन खत्म हो जाती है क्लास के अंदर से। किसके अंदर? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर। क्लियर है? चलो सर दूसरी बात, ओनली वन थिंग इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट द टीचर कैन evaluate ओनली द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर ना टीचर केवल एक ही चीज को एवेल्युएट कर पाता है, और वो क्या है? सही आंसर, क्वेश्चन का सही आंसर। केवल एक ही चीज एवेल्युएट हो पाती है कि बच्चे को उसका आंसर पता है या नहीं पता है। और कोई चीज़ आप एवेल्युएट नहीं कर सकते। बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चा कितना रचनात्मक है, उसके आंसर कितने अट्रैक्टिव हैं, उसकी खुद की सोचने की क्षमता कैसी है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो एक ही शब्द का आंसर है तो सभी वही करके आने वाले हैं, इसमें क्रिएटिविटी तो आ ही नहीं सकती। बच्चे की हैंड राइटिंग कैसी है आप ये चेक नहीं कर सकते,
उसके बाद में बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक करता है नहीं करता, आप ये चेक नहीं कर सकते। बच्चे की ग्रामर कैसी है, ग्रामर में सेंटेंस मेकिंग कैसी कर रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, आप ये चेक नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर आप एक ही चीज़ को एवेल्युएट कर सकते हो और वो है करेक्ट आंसर। बच्चे को आंसर पता है या नहीं पता, केवल आप इतना सा एवेल्युएट कर सकते हो। इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट द टीचर कैन नॉट एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बच्चे के आंसर कितने प्रभावी हैं, आप इस चीज़ को कभी इवेल्युएट नहीं कर पाओगे। यहाँ वीक स्टूडेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट और क्रिएटिव स्टूडेंट, तीनों में क्या अंतर है कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि बच्चा अगर रट के भी गया है ना तो भी वो वही आंसर करके आने वाला है, और अगर बच्चा समझ के करके आएगा तो भी वही आंसर है, क्योंकि आंसर तो एक ही शब्द का है ना। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है। अब चाहे रट के जाओ चाहे कैसे भी करके आओ, वही आंसर करके आओगे। तो यहाँ बच्चे की इफेक्टिवनेस का पता नहीं चलता कि बच्चा कितना प्रभावी आंसर दे सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, अभी हम जब सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पढ़ेंगे उसमें जो आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करते हो, जैसे मैंने आपको दिवाली पे निबंध लिखने के लिए दे दिया। अब एक बच्चा तो लिख के आएगा, सर दिवाली पे हम पटाखे चलाते हैं, दिवाली पे हमारे घरों पे पुताई होती है, दिवाली पे हम मिठाइयाँ खाते हैं, दिवाली पे हम लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं। एक बच्चा तो ऐसे आंसर लिख के लाएगा। दूसरा जो बच्चा है ना वो लिख के लाएगा कि सर दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि दिवाली के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 बरस का वनवास काट करके अयोध्या वापस आए थे, तो लोगों ने उनके आगमन की खुशी में अपने घरों में दीपक जलाए थे। तब से दीपक जलाने की प्रथा अभी तक चली आ रही है। तो एक बच्चा इस तरह के आंसर्स लेके आएगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर किसका है, दूसरे वाले का। लेकिन यहाँ तो एक ही शब्द का आंसर है, यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा कितना प्रभावी आंसर कर रहा है या नहीं कर रहा, वहाँ पता चल जाएगा हमें सब्जेक्टिव में। तो वो ज़्यादा अच्छा है इसके वजह। कुछ चीज़ों में ये अच्छा है, कुछ चीज़ों में वो अच्छा है। द आंसर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर सेम ऑफ ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, हर एक स्टूडेंट का कैसा होगा, समान होगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट का कैसा होगा, एक समान आएगा। अब देखते हैं सर सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं। देखो, अगर मैं सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की बात करता हूं तो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है ना, टेक्स मोर टाइम, ये ज़्यादा समय लेता है इन द कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की तुलना में, कंपैरिजन में एवेल्युएशन करते समय जो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है इसमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ये रिटर्न लॉन्ग आंसर टाइप होगा, ज़्यादा लंबा आंसर होगा। इसमें जब ज़्यादा लंबा आंसर होगा तो उसे एवेल्युएट करने में, उसका मूल्यांकन करने में समय ज़्यादा लगेगा टीचर को। आप ये भी कह सकते हो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग है। इन सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट द नंबर ऑफ मार्किंग इज डिफरेंट। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में नंबर ऑफ मार्किंग कैसी आती है, डिफरेंट। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर आपको 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। अब वो देख लेगा, अगर आप हैंड राइटिंग में गलती कर रहे हो या हैंड राइटिंग आपकी प्रॉपर नहीं है, या फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो या आप ग्रामर में गलतियाँ कर रहे हो, तो वो आपके नंबर काट सकता है। In subjective type test, there is a chance of developing human wise in the students. सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर ये डर होता है कि बच्चों के अंदर मानवीय भेदभाव जैसी कंडीशन पैदा नहीं हो जाए। जैसा कि मैं बता रहा था, किसी बच्चे को मैंने 5 में से 2 नंबर दे दिए और किसी बच्चे को मैंने 5 में से 4 नंबर दे दिए, तो हो सकता है वो ये समझे बच्चा कि सर मेरे साथ में भेदभाव करते हैं, मुझे 2 नंबर देते हैं, इसको 4 नंबर देते हैं। ऐसी कंडीशन पैदा हो सकती है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर। इन सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट द टीचर एवेल्युएट मैनी थिंग्स। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर जब टीचर एवेल्युएट करता है ना, तो एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें एवेल्युएट कर लेता है। जैसे हैंड राइटिंग बच्चे की कैसी है, बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करता है, बच्चा क्रिएटिव कितना है, क्रिएटिवनेस कैसी है बच्चे के अंदर, इफेक्टिवनेस आंसर में कैसी है, प्रभावी आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसके अलावा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें ना टीचर एवेल्युएट कर सकता है। इन सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी टीचिंग। और भैया कोई भी चीटिंग का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि आंसर इतना लंबा होता है तो बच्चा यहाँ चीटिंग नहीं कर पाता। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर क्या होता है, आंसर एक ही शब्द में देना है, तो बच्चे चीटिंग करते हैं इसके अंदर, ये खतरा होता है। तो बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, मुझे लगता है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा एवेल्युएशन यहाँ हो जाता है कंप्लीट। अगली क्लास में हम पढ़ते हैं चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें मेरे भाई।